हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञानधन अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको बताते चलें कि साइंस के अति महत्वपूर्ण सीरीज हम लेकर आपके लिए आए हैं, जो कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के लिए सूत्र देखेंगे, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन देखेंगे और लास्ट में प्लस जो पिछला प्रश्न पूछा गया था और आज का एक बेहतरीन प्रश्न हम आपसे पूछ के चले जाएंगे। पिछले क्लास में अब तक क्या हो चुका है? अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की 6 स्थितियां कंप्लीट हो चुकी हैं। आप अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो जरूर देखिए। ये अगला लेक्चर है, मतलब प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का तीसरा लेक्चर है। सोचिए 2 लेक्चर कंप्लीट है, तीसरा लेक्चर आज कवर करेंगे और इसमें क्या देखेंगे? पहले उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए, उत्तल दर्पण में पहले कितनी स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा पहले हम लोग वो देखेंगे। ये कौन सा दर्पण तैयार हो गया? ये उत्तल दर्पण तैयार हो गया। ये क्या है? ये इसका मुख्य अक्ष है। यहाँ पे क्या होगा? ध्रुव होगा। यहाँ पे क्या होगा? फोकस होगा। यहाँ पे क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। अब देखिए, ये इसका क्या है? परावर्तक सतह। ये कौन सा सतह है? परावर्तक सतह है। अब दिमाग लगाइएगा, परावर्तक सतह के सामने ही हम वस्तु को क्या करते हैं? रखते हैं। तो इधर तो रखेंगे नहीं। तो एक बात बताइए, क्या इधर कोई पॉइंट है? जबकि अवतल में हम लोग क्या देखे थे? अवतल में देखे थे कि यहाँ पे ध्रुव था, यहाँ पे फोकस था, यहाँ पे वक्रता केंद्र था और यहाँ पे इनफाइनाइट वाला पॉइंट था। तो एक बार यहाँ पे वस्तु रख रहे थे, एक बार इसके बीच में रख रहे थे, एक बार यहीं पे रख रहे थे, एक बार इसके और इसके बीच में और एक बार फिर से यहीं पे, फिर एक बार इसके बीच में। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 स्थितियां बनी थी। अब बताइए, इधर कोई पॉइंट है? नहीं है, बिल्कुल भी कोई पॉइंट नहीं है। तो कहाँ रखें? एक बार इनफाइनाइट वाला पॉइंट और एक बार अनंत और ध्रुव के बीच में। मतलब कुल टोटल कितनी स्थितियां? 2 स्थितियां संभव है। कौन से दर्पण द्वारा? उत्तल दर्पण द्वारा। तो चलिए पहली स्थिति बनाते हैं। कौन सी वाली? कि जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। जब वस्तु कहां पे हो? अनंत पर। अब सेम केस लाइए कि अनंत पे वस्तु होगा तो प्रकाश किरणों को हम लोग कैसे भेजेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर। हमेशा कैसे जाएगा ये? मुख्य अक्ष के समांतर। अब दिमाग लगाइएगा, हम आपको बताए हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण जाती है, दर्पण से टकराने के बाद कहां से परावर्तित होती है? उसके फोकस से। तो बताइए, तो दर्पण को छेद के आर पर जाएगा क्या प्रकाश? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर लेप लगाया गया है। तो हम मानेंगे कि यहाँ केवल क्या कर रहा होगा? जा रहा होगा, बट जाएगा नहीं। अब इसी को स्केल लेके कहाँ खींच लीजिएगा? पीछे की तरफ। तो प्रकाश इधर जाएगी और यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बन जाएगा? आभासी। क्यों आभासी बनेगा? आभासी इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ जबरदस्ती हम प्रकाश किरणों को भेजे हैं। तो आभासी प्रतिबिंब, और आभासी कैसा होता है? सीधा होता है। और ये वस्तु से क्या है? वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत छोटा बनेगा। और कहाँ पे बन रहा है? इसी फोकस। इस स्थिति में आभासी सीधा, वस्तु से बहुत छोटा। कौन सी स्थिति में? जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पर रहेगी। तो आभासी सीधा, वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और कहाँ पे बनेगा? फोकस पर बनेगा। अब चलिए दूसरी स्थिति देखते हैं। अब दूसरी स्थिति देखिए। दूसरी स्थिति में क्या है ना, ये हमारा क्या तैयार हो गया? उत्तल दर्पण तैयार हो गया। ठीक है। अब कहाँ पे वस्तु रखना है? दूसरी स्थिति में हम अभी बताए थे। अच्छा, ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है और यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। कहाँ पे रखना है वस्तु को? इस बार इनफाइनाइट और दर्पण के बीच में कहीं भी रख दीजिए। चलिए हम यहाँ रख ले रहे हैं। वस्तु का नामकरण कर दीजिए ए बी। मुख्य अक्ष के समांतर बताइए कहाँ से जाएगा प्रकाश किरण? फोकस से होता हुआ जाता हुआ केवल प्रतीत होगा, बट जाएगा कहाँ? इसी को स्केल रख के इधर बढ़ाइएगा, इधर जाएगा। दूसरा कहाँ से भेज दीजिए? दूसरा भेज दीजिए कहाँ से? वक्रता केंद्र से। और ये वक्रता केंद्र से जैसे ही भेजिएगा, पुनः उसी रास्ते पे क्या होगा? वापस लौटेगा। ये हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, आप जरूर देखिए। तो कहाँ पे दोनों प्रकाश किरणें आपस में मिल रही हैं? यहाँ पे। क्या सच में मिल रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आभासी रूप से मिल रहे हैं, जबरदस्ती मिलवा रहे हैं उस साइड। उस साइड तो प्रकाश जा ही नहीं, कहाँ जा रही है? इधर देखिए। तो यहाँ पे कैसा? देखिए कैसा प्रतिबिंब? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। अभी बता ही रहे हैं, आभासी सीधा। और वस्तु से बताइए छोटा है कि बड़ा? तो वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब क्या है? छोटा। तो वस्तु से छोटा। और कहाँ पे? फोकस और ध्रुव के बीच में। देखिए यहीं से देख के हम बता रहे हैं, पी और एफ के कहाँ? पी और एफ के बीच में बनेगा। ठीक। तो ये कंडीशन हो गया दूसरा वाला। और उत्तल दर्पण से कितने कंडीशन में प्रतिबिंब बनेगा? 2। और दोनों केस में देखिए, दोनों केस में कैसा बना? आभासी बना। और दोनों बार कैसा बना? छोटा बना वस्तु से।
समझ पा रहे हैं नहीं चीजों को? तो पेपर में पूछेगा कि किस दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण से। लेकिन अभी एक अगला व्यक्ति और आ रहा है, कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। इससे भी कैसा प्रतिबिंब बनेगा? हमेशा आभासी। बस इसके बारे में ज्यादा नहीं समझना है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? आभासी प्रतिबिंब, हमेशा आभासी। और आभासी कैसा होगा? सीधा होगा और वस्तु के बराबर। जब भी बनाएगा ना, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाएगा, और जितनी दूरी पे वस्तु होगी उतने दूरी पे प्रतिबिंब बनाएगा। कुछ ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये समतल दर्पण है और इसके सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 5 सेंटीमीटर। तो इसी के अंदर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। कितनी दूरी पे? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। यानी जितना दूरी पे वस्तु उतने दूरी पे अंदर प्रतिबिंब बनेगा। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। सदैव कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। आभासी कैसा होता है? सीधा होता है। और वस्तु कैसा बनेगा? बराबर। हमेशा बस इतना चीज आपको समतल दर्पण में क्या रखना है? याद रखना है। तो उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दोनों कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी। वास्तविक केवल किससे बनता है? अवतल से। एक ही केस है जब आभासी बनता अवतल में, लास्ट वाला, आखिरी यानी छठवां वाला केस, जब वस्तु कहां पर होती है? फोकस और ध्रुव के बीच में। तो समतल दर्पण के लिए केवल बस आप इतना याद रखेंगे कि जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, जितनी दूरी पे वस्तु उतनी दूरी पे प्रतिबिंब। यही है कहानी। और आभासी सीधा सदैव बनता रहेगा। अब क्या देखेंगे हम लोग? अब देखेंगे दर्पण के लिए सूत्र, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या देखेंगे अब हम लोग? दर्पण के लिए सूत्र देखेंगे ना। हाँ, दर्पण के लिए सूत्र एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन पेपर में बनेगा। अब दर्पण के लिए सूत्र में क्या क्या चीजें हो सकती है? एक होता है u वाला टर्म्स, एक होता है v वाला टर्म्स, और एक होता है f वाला टर्म्स। ठीक है, ऐसे समझने की कोशिश करिएगा। चलिए मान लीजिए हम एक दर्पण बना रहे हैं। कौन सा दर्पण हो गया? ये अवतल दर्पण हो गया, और ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। और यहाँ पे इसका क्या होगा? ध्रुव। यहाँ पे क्या होगा? फोकस होगा। और यहाँ पे क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, चलिए अगर हम कहीं भी रख के एक प्रतिबिंब बना रहे हैं वस्तु का, चलिए वहां वस्तु रख दे रहे हैं। वस्तु का नामकरण क्या करते हैं? ए बी। वस्तु का नाम क्या हो गया? ए बी। अब हम इसे क्या कर रहे हैं? मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को भेज रहे हैं। तो जैसे ये दर्पण से टकरा के जाएगा, कहां से जाएगा? इसके फोकस से। दूसरा कहां से भेज दीजिए, चाहे जहां से आप भेज सकते हैं। चलिए फोकस से ही भेज दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के कैसे होगा? समांतर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश किरणें कट रही है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। और इस केस में हम लोग जानते भी हैं कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच में होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी और एफ के बीच में। देखिए बना भी है, और वस्तु से छोटा बनता है। चलिए अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हम कहें दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? स्मॉल एफ। कितनी है? ये स्मॉल एफ। कितना है? स्मॉल एफ। अब प्रतिबिंब जो बन रहा है, अगर इसकी दूरी स्मॉल भी है, कितना है? स्मॉल भी। कहां से दूरी नापते हैं सब? इसी ध्रुव से मापेंगे। अब फोकस दूरी तो हो गई एफ, अब प्रतिबिंब की दूरी हो गई भी, अब वस्तु की दूरी को क्या मान ले? यू। वस्तु की दूरी क्या हो गई? यू। तो इन तीनों में क्या संबंध होता है? जो संबंध होता है वही कहलाता है दर्पण के लिए क्या चीज? सूत्र। क्या संबंध होता है? ध्यान दीजिए, 1/f बराबर 1/के भी अब प्लस 1/के यू। ये सूत्र है, ये हमें पता होना चाहिए। ध्यान दीजिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब एफ भी यू है क्या? अभी तो जस्ट बताया ही। एफ क्या है? एफ फोकस दूरी है। एफ क्या है? फोकस दूरी है। ठीक है, भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। किसकी दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा, कहां से दूरी है? फोकस दूरी तो जान ही रहे हैं, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कहां से? ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। यू क्या है? वस्तु की दूरी। यू क्या है? वस्तु की दूरी है। ध्यान दीजिए, यू हो गया वस्तु की दूरी, भी हो गया प्रतिबिंब की दूरी, और एफ हो गया आपका फोकस दूरी। तो यही रिलेशन है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/के यू। अब ध्यान देने योग्य बात कि कब चीजें प्लस में होंगी, कब। अच्छा, ये अवतल दर्पण के लिए फार्मूला भी है, उत्तल के लिए भी है। मतलब दोनों दर्पण के लिए सेम। ऐसा मत समझिएगा कि सबके लिए अलग है। गोलीय दर्पण के लिए फार्मूला है। गोलीय दर्पण मतलब ये अवतल के लिए भी है और उत्तल के लिए भी है। क्यों? क्योंकि गोलीय दर्पण के दो भाग थे, एक अवतल दूसरा उत्तल। अब देखिए समस्याएं बढ़ती जाएंगी। अगर आप पिछला क्लास नहीं लिए हैं
तो समस्या बढ़ेगी, और बढ़ रही है तो पिछला क्लास ले लीजिए तभी इसको देखिए। ठीक है, चलिए, तो ये रिलेशन होता है। अब बात आएगी कि कब हम इसमें देखिए, कभी फोकस दूरी को माइनस में दिखाएगा, कभी फोकस दूरी को प्लस में दिखाएगा, कभी u माइनस में होगा, कभी v प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा। अच्छा, अभी कैसे करते हैं इस चीज को समझने की क्या करिएगा, कोशिश करिएगा। इसको हम क्या कहते हैं, साइन कन्वेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। अगर हम कहें कि मान लीजिए, चलिए ये हमारे पास एक दर्पण है, कौन सा वाला, ये हो गया अवतल दर्पण। कौन सा हो गया, अवतल दर्पण। दोनों को एक जगह कंप्लीट कर रहे हैं। और ये कौन सा हो गया बताइए, ये उत्तल दर्पण। ये कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण। इसका फोकस इधर होगा, वक्रता केंद्र भी उधर होगा। इसका फोकस इधर होगा, वक्रता केंद्र कहाँ होगा, इधर होगा। सब लिख दे रहे हैं कि इसमें कौन सा चीज प्लस, कौन सा चीज माइनस। ठीक है, पहली बात ये ना कि साइन कन्वेंशन यानी जो चिन्ह परिपाटी होगी, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, पहला पॉइंट ये कि सभी दूरी कहां से मापेंगे, सभी दूरी P से मापते हैं। कहां से मापेंगे, P से। P मतलब ध्रुव से। P मतलब क्या, ध्रुव से, जितनी भी दूरी होगी। पॉइंट नंबर अगर 2 की बात करें, पहला तो हो गया सभी दूरी कहां से नापेंगे, P से। मुख्य अक्ष के अगर आप ऊपर दूरी माप रहे हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी प्लस में तथा नीचे माइनस में, माइनस में मापते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष कौन सा, यही है ना, देखिए मुख्य अक्ष यही है। इसके ऊपर अगर आप दूरी नापेंगे ये प्लस में, और अगर नीचे नाप रहे हैं तो ये दूरी किसमें, माइनस में। सेम प्रोसेस वहां यहां भी है, ऊपर नापिएगा प्लस में, नीचे नापिएगा माइनस में। ठीक, तीसरा पॉइंट और जो आखिरी है, प्रकाश के चलने की दिशा में, ध्यान दीजिए, प्रकाश के चलने की दिशा में, चलने की दिशा में मापी गई दूरी, मापी गई दूरी पॉजिटिव तथा विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मापी गई दूरी, मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए, प्रकाश के चलने की दिशा में मापी गई दूरी पॉजिटिव तथा विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। मतलब समझिए, प्रकाश हमेशा कहां से जाएगी, इस पे बाएं से दाएं। हमेशा जब भी देखिए पूरा फिगर बनाए होंगे, जितना भी फिगर बनाए, सब पे प्रकाश कहां से जा रहा था, लेफ्ट से राइट जा रहा था ना। तो प्रकाश जब इधर से इधर चल रही है, तो आप अगर इधर से इधर दूरी नापेंगे तो किसमें, प्लस में, और इधर से अगर इधर नापने लगे तो किसमें, माइनस में। अब समझिएगा, हम उसका दिखा रहे हैं एक उदाहरण। अगर हम कहें कहां से सब दूरी नापना है, पहला पॉइंट ध्रुव से नापना है। चलिए हम कहें इसके ध्रुव से आप फोकस की दूरी नापिए, तो ध्रुव से फोकस की तरफ जाएंगे। देखिए प्रकाश जा रहा है इधर से इधर, और आप आ रहे हैं इधर से इधर, बोलिए किसमें, माइनस में। तो अवतल दर्पण की फोकस किसमें हो गई, माइनस में। अच्छा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, इधर से जब चलेंगे वक्रता त्रिज्या वाली दूरी नापने ना, तो ये भी किसमें, माइनस में, और फोकस दूरी भी किसमें, माइनस में। बोलिए कोई दिक्कत। अच्छा, वस्तु जब भी हम रखे हैं, दर्पण के सामने रखे हैं, तो जब भी वस्तु की दूरी अगर आप मापिएगा तो वस्तु की दूरी यानी u भी किसमें होगा, माइनस में। तो इसमें देखिए u भी माइनस, f भी माइनस, और ये तीनों तो रट लीजिए कि इसमें माइनस ही होगा। अगर आप ये साइन कन्वेंशन समझे तो बढ़िया है, बेहतर है। अब बात फंसी भी की, तो इसमें भी पॉजिटिव भी हो सकता है, भी निगेटिव भी हो सकता है। क्यों, याद करिए क्यों, क्योंकि जब भी प्रतिबिंब बनता था अवतल दर्पण में, इधर बनता था तो इधर माइनस में नापेंगे, और जब एक लास्ट स्थिति में पीछे बनता था, याद करिए छठवां वाली स्थिति, तो जब इधर से इधर दूरी नापेंगे तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। प्रकाश के चलने की दिशा में पॉजिटिव, अब विपरीत दिशा में मापेंगे तो निगेटिव। सेम केस यहां देखिए। अब बताइए, इधर से इधर, प्रकाश इधर से इधर जा रही है, तो जब आप यहां से दूरी नाप के इधर जाएंगे तो बोलिए किसमें, प्लस में। फिर तो यहां से यहां तक की दूरी क्या थी, फोकस दूरी प्लस में हो गई। वक्रता त्रिज्या भी देखिए तो ये भी किसमें हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि इधर से कहां जाएंगे, इधर। अच्छा, वस्तु की दूरी देखिए, जब भी वस्तु था, वस्तु कहां है, इधर सामने है, तो वस्तु की दूरी इसमें भी किसमें हो जाएगी, माइनस में। इधर से कहां वस्तु, वस्तु इधर ना रखेंगे इसके सामने, तो इधर से जब इधर आएंगे तो प्रकाश के विपरीत आ गए। देखिए प्रकाश जा रही इधर, आप किधर रहे, इधर, विपरीत, तो माइनस में। अच्छा, प्रतिबिंब की दूरी बताइए, प्लस में होगी कि माइनस में। देखिए
इधर से जब भी चलेंगे दोनों केस में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, अंदर बन रहा था। तो दोनों केस में भी किस में होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस केस में पॉजिटिव में ही भी होगा, इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा भी, बाकी सब कुछ निगेटिव। इसमें क्या है, पॉजिटिव प्लस भी होगा ये भी, और इसमें भी पॉजिटिव होगा, बस इसमें निगेटिव क्या होगा, यू होगा। मतलब यू देखिए दोनों में क्या है, निगेटिव है। ठीक, बाकी आपके सामने चीजें लिखी गई हैं। अगर आपको ये साइन कन्वेंशन तैयार है तो आप ये चीज कर लेंगे अपने आप। चिन्ह परिपाटी नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं लगवाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, और अगले क्लास में हम 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे। अब देखिए, अब लास्ट में देखते क्या है, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होता है, इसको समझते हैं। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन देखिए ना, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। रेखीय आवर्धन अगर हम कहें इसको किससे इंडिकेट करते, पहले यम से इंडिकेट करते, ध्यान दीजिएगा। और इसके लिए फार्मूला होता है I/O बराबर -V/U, ये फार्मूला होता है। M बराबर I/O बराबर -V/U। अब I फॉर इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब, इमेज मतलब प्रतिबिंब, और ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, मतलब प्रतिबिंब कितना लंबा है। O क्या है, O फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। अच्छा V क्या है, अभी जस्ट बताया, V क्या है, वस्तु से जो प्रतिबिंब वस्तु का बनेगा, ठीक है, उसी प्रतिबिंब की दूरी है कहां से, दर्पण से। तो ये दर्पण से किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है कहां से, दर्पण से। और U क्या है, वस्तु की दूरी। अच्छा देखिए लड़के इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, कौन वस्तु की दूरी है, कौन प्रतिबिंब की दूरी है। अब दिमाग लगाइएगा, तो पहले दर्पण आएगा तब ना प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण आएगा और दर्पण के सामने जब तक वस्तु नहीं रहेगी प्रतिबिंब बन जाएगा। पहले कौन आएगा, पहले वस्तु आएगी, बाद में ना प्रतिबिंब बनेगा। तो पहले वस्तु आएगी तो ABCD के अल्फाबेट में बताइए, पहले U आता है, पहले B आता है, पहले U आता है। U फॉर पहले आया तो वस्तु फॉर पहले आ गई है ना, तो वस्तु U से याद रखिएगा, वस्तु क्यों, क्योंकि वस्तु पहले आएगा बाद में प्रतिबिंब, पहले अल्फाबेट में U आएगा, इसलिए U वस्तु की दूरी, यहां से भी याद रखिएगा। तो देखिए परिभाषित अगर करना हो तो कैसे करिएगा कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का ये रेशियो, अनुपात ही तो है, अनुपात को हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहेंगे। इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता, समझिएगा क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई यूनिट क्या होंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका कोई मात्रक नहीं है। तो क्या कहेंगे प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, वस्तु की या प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहलाएगा। इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। ठीक, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और एक चीज देखिए, हम कल इस चीज को बता दिए हैं, क्या R बराबर 2F या फिर F बराबर R/2, ये क्या है, ये गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या है, रिलेशन। अब यह 2 का गुणिया तिर्यक कर दीजिएगा, 2 का गुणा तिर्यक कर दीजिएगा तो 2F हो जाएगा। तो 2F R बराबर क्या हो जाएगा, 2F। तो चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आज के क्लास का एक आखिरी टॉपिक था, क्या चीज, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। और ये क्या है, गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध था। और संबंध क्या होता है कि वक्रता त्रिज्या का आधा, देखिए 2/2 मतलब क्या, आधा किसके बराबर होता है, फोकस दूरी के बराबर होता है, आपको ये पता होना चाहिए। अब लास्ट में क्या देखते हैं हम लोग, ये कंप्लीट हो गया। लास्ट में ये देखेंगे कि प्रश्न प्लस पिछले प्रश्न का आंसर। तो पिछला प्रश्न हमने आपसे क्या पूछा था, पिछला क्वेश्चन देखिए ये था ना कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। अब ये मानव नेत्र भी आपको पढ़ाएंगे। मान लीजिए ये एक मानव नेत्र है, मान लीजिए केवल मानना है, और ये लेंस वाला पोर्शन है। ये कौन सा वाला पोर्शन है, लेंस वाला। तो यहाँ पीछे एक पोर्शन होता है जिसको क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। और इसी रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है नेत्र के सबसे पिछले भाग पे, यानी ये सामने वाला पोर्शन है और ये सबसे पीछे वाला पोर्शन है, और ये क्या है, रेटिना है। यहीं पे किसी भी वस्तु का क्या होता है, स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब होता कैसे बाबू, उल्टा होता है, यानी यहाँ उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब कहिए सर हमें तो सब सीधा सीधा दिखता है,
है ना। उल्टा कैसे प्रतिबिंब, तो बाकी काम बाबू ब्रेन का है ना, बाकी काम ब्रेन का है कि जो उल्टा हो उसे क्या पड़ेगा हो सीधा, इसीलिए सीधे व्यक्ति उल्टे समझ में आते हैं ना, तो सीधा मत रहिए, उल्टा समझ में आएंगे सामने वाले को। चलिए, तो रेटिना पे कहाँ बनेगा फिर प्रतिबिंब, रेटिना पे कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा, ठीक है। अब ध्यान रहिए, आज का क्वेश्चन एक बेहतरीन हम आपसे पूछ ले रहे हैं और इसका आंसर आप लोग जरूर बताया करिए। आंसर आप लोग क्वेश्चन का बताते नहीं है ना, आंसर आप लोग बताते नहीं है तो समस्या होती है। तो क्वेश्चन का क्या आंसर छापिएगा कि फलों को पकाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर छापिएगा। फलों को पकाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। अब ध्यान रहे, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को जरूर लाइक और शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।